नमस्कार। आज की क्लास में हम भारत के परंपरागत वस्त्र तथा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध वस्त्रों के बारे में चर्चा करेंगे। अति प्राचीन काल से ही भारत वस्त्र निर्माण कला का जन्मदाता है। एक समय था जब भारत में वस्त्र निर्माण बिना किसी मशीन के हाथों द्वारा किया जाता था, परंतु आज के मशीनीकरण युग में रेशे एकत्र करने से वस्त्र निर्माण तक की प्रक्रिया मशीनों की सहायता से होती है। भारत की वस्त्र निर्माण कला अपनी मौलिकता के लिए विख्यात रही है, क्योंकि यहाँ का वस्त्र उत्पादन उत्तम कोटि का होता है तथा वस्त्र निर्माण करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा मनोभाव उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। भारत में निर्मित वस्त्र अपनी कोमलता, सूक्ष्मता में अद्वितीय होते थे। वस्त्र निर्माण का कार्य जुलाहे किया करते थे और वे उसे अपने हाथों से बनाते थे। इन जुलाहों द्वारा निर्मित वस्त्रों के संबंध में एक किंवदंती प्रचलित है कि एक बार औरंगजेब ने अपनी पुत्री जेबुन्निसा को अच्छी तरह से वस्त्र धारण करने के लिए कहा, क्योंकि उसका शरीर ठीक प्रकार से ढका हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था। जेबुन्निसा ने औरंगजेब को बताया कि वह एक के ऊपर एक करके 8 तह कपड़े से शरीर से ढके हुए है। इससे सहजता से अनुमान लगाया जा सकता है कि वस्त्र कितना अधिक बारीक होगा, जो 8 तह लगाने के बाद भी पारदर्शी दिखाई देता था। वस्त्रों के नाम जिन स्थानों पर उनका निर्माण होता था उनके नाम पर रखे जाते थे, जैसे ढाका का मलमल, कश्मीर का पश्मीना, गुजरात का पटोला आदि। इतना ही नहीं, उस समय वस्त्रों के नाम उनके गुण, रूप तथा विशेषताओं के आधार पर भी रखे जाते थे। वैसे वे वस्त्र जो ओस की बूंद के समान सुंदर दिखाई देते थे उन्हें शबनम कहा जाता था, क्योंकि उस समय देश में प्रचलित भाषा में ओस के कण को शबनम कहते थे। हवा के समान अदृश्य वस्त्र को वहफ्ते हवा कहा जाता था। भारत के जो परंपरागत वस्त्र हैं उनको निम्न रूप में हम बता सकते हैं, जैसा ढाका की मलमल। ढाका की मलमल का नाम स्थान के नाम ढाका पर आधारित है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका के बुनकरों के हाथों में ऐसा जादू था जिनसे वे इतने सुंदर वस्त्र बना लेते थे। ढाका की मलमल के लिए प्रसिद्ध था कि मलमल इतनी मुलायम होती थी कि एक अंगूठी में से पूरा थान निकल जाता था। इसी प्रकार एक पूरे थान को माचिस की डिब्बी में भी समाया जा सकता था। ढाका में वस्त्र मलमल को वर्षा के मौसम में बनाया जाता था, जब वातावरण में आर्द्रता हो, क्योंकि उसके धागे इतने सूक्ष्म और महीन होते थे। वातावरण में ऊष्मा होती थी, उससे टूट जाते थे। अतः वर्षा के मौसम में इन वस्त्रों का निर्माण होता था। इसी तरह से जो गुजरात का पटोला है वह गुजरात में बनाया जाता था। आजकल इसका निर्माण भारत के अन्य शहरों जैसे सूरत, अहमदाबाद, बम्बई और उड़ीसा में भी होने लगा है। पटोला बनाने के लिए परंपरागत नमूने बना लिए जाते हैं। पहले डिज़ाइन तथा वस्त्र की योजना बना ली जाती है, जैसे हल्के से गहरे रंग में रंगा जाता है। पटोला बनाने के लिए धागे बांधकर टाई एंड डाई विधि द्वारा रंगा जाता है। जिस स्थान को नहीं रंगना होता उसे चिन्हों पर बांध लेते हैं और सावधानीपूर्वक रंगते हैं। इसी प्रकार ब्रोकेड, इन वस्त्रों का मुख्यतः निर्माण बनारस, अहमदाबाद, सूरत में होता है। इनमें अधिकतर सोने और चांदी के तारों का प्रयोग किया जाता है। ऊपर की सतह पर सोने चांदी के तार का डिजाइन दिखाई देता है तथा नीचे का वस्त्र पूरी तरह छुप जाता है। आजकल सोने चांदी के तारों के स्थान पर अन्य प्रकार की धातु के चमकीले तार प्रयोग किए जाते हैं। इन वस्त्रों को ब्रोकेड नाम अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। ब्रोकेड कई प्रकार की होती है, जैसे कम ख्वाब, वपंत, आबे रबा, हिमरस इत्यादि। कश्मीरी कढ़ाई, जो कि भारत की परंपरागत कढ़ाई है। कश्मीर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर की विशेष कढ़ाई को कसीदा कहा जाता था और इसमें साधारण टाँके जैसे उल्टी बखिया, फंदे वाले टाँके, चैन टाँके, साधारण टाँके का प्रयोग किया जाता है। कढ़ाई में रंग बिरंगे ऊनी और रेशमी धागों का प्रयोग किया जाता है। इन नमूनों में अधिकतर चिनार की पत्तियां, फल एवं फूल के गुच्छे, रंग बिरंगी चिड़िया आदि बनाए रहते हैं। कश्मीर की विशिष्ट कढ़ाई को आकमी के नाम से जाना जाता है, अर्थात प्रतिबिंब वस्त्र के दोनों ओर कढ़ाई एक सी आती है, जैसे प्रतिबिंब दिखाई दे रहा हो। इसे कश्मीरी टाका भी कहा जाता है। पंजाब की फुलकारी, विवाह के अवसर पर पहने जाने वाले फुलकारी वस्त्र पर कढ़ाई का काम विशेष रूप से पंजाब में किया जाता था। पंजाब के जाट लोगों
में इसका प्रचलन अधिक था। रोहतक, गुड़गांव, करनाल, हिसार आदि इसके लिए प्रसिद्ध स्थान रहे हैं। फुलकारी का काम पंजाब के आसपास भी होने लगा था। फुलकारी साधारण खद्दर के वस्त्र पर बनाई जाती थी। टाँके भी साधारण रफू करने वाले होते थे। टाँके आसपास और सघन रहते थे। श्वेत, लाल और कत्थई रंग के रेशमी धागों से फुलकारी की कढ़ाई की जाती थी। एक प्राचीन प्रथा के अनुसार पंजाबी परिवार में जैसे ही पुत्री का जन्म होता था, उसके विवाह में देने के लिए फुलकारी निर्माण की तैयारियां शुरू हो जाती थी। फुलकारी को ऐसा मानते थे कि वे कन्या के लिए परिचर्या मातृ स्नेह का प्रतीक है। कन्या के लिए उसकी माता अपनी सारी आशाओं, कल्पनाओं, भावनाओं को साकार बना देती थी। पंजाब की फुलकारी सादी खादी पर भी की जाती थी। यह खादी लाल, पीले, नीले रंग की होती है, जिस पर रेशमी रंग से कढ़ाई की जाती है। ये कपड़े पर उल्टी ओर से की जाती है। टाँका भरवा होता है। ये कशीदाकारी का वस्त्र बाग के नाम से भी जाना जाता है। फुलकारी के नमूनों में फूल और पत्तियों के अतिरिक्त चांद, सूरज, लहरें आदि भी बनाए जाते हैं। नमूने के बीच में कांच भी लगाए जाते हैं। इसी तरह से बंगाल की कढ़ाई को कांथा के नाम से जाना जाता है। इस कला में कोई नए वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि महिलाएं पुराने वस्त्र को नया रूप दे देती हैं। यह वस्त्र को एक मोटी गद्दी का रूप दे देता है। इसमें पुराने कपड़ों को तह के रूप में रखकर उस पर रनिंग स्टिच से चारों ओर किनारी बनाई जाती है और बीच में हाथी, शंख, कमल, चांद, पक्षी, सूरज आदि बनाए जाते हैं। ये वस्त्र चौकी पर बिछाने या आसन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रंग और उत्कृष्ट नमूनों के समायोजन से कांथा वस्त्र अपनी सौंदर्य प्रियता का अनोखा उदाहरण है। कांथा कढ़ाई बंगाल की गृहिणियों के मितव्ययी स्वभाव को दर्शाती है। लखनऊ की चिकनकारी। चिकन का कार्य लखनऊ में मुख्य रूप से किया जाता है। पहले ये कार्य श्वेत मलमल पर सफ़ेद रेशम से किया जाता था, लेकिन आजकल विभिन्न रंगों के वस्त्रों पर भिन्न भिन्न रंगों से चिकन का कार्य किया जाता है। चिकनकारी का कार्य अत्यंत बारीक और कोमल होता था। इसमें 3 प्रकार के टाँकों का प्रयोग किया जाता था। नमस्कार।